हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आए दिन न्यूज में रहता है, दैट इज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रवर्तन निदेशालय, जैसे आपको इसको बोलना है ईडी। ठीक है, ईडी के नाम से ये बहुत फेमस है। आए दिन ईडी की न्यूज जो है वो आती रहती है। तो सबसे पहले आपको ईडी के बारे में ये जानना है कि ईडी क्या है। ईडी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। ये एक सेंट्रलाइज एजेंसी है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के तहत बनी है, दैट इज फेमा एक्ट 1999। डन। ईडी की हिस्ट्री जान लेते हैं हम कि ईडी क्यों बनी थी एग्जैक्टली और क्या इस कब बनी थी, क्या सब चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ईडी जो है ये बनी थी हमारे पास इकोनॉमिक, जो हमारे पास लॉ है उसको इन्फोर्स करने के लिए और जो इकोनॉमिक क्राइम होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। बेसिकली ये किसके लिए बनी थी? इकोनॉमिक लॉ को इन्फोर्स करने के लिए और इकोनॉमिक जो हमारे पास क्राइम होते हैं उनसे ये डील करने के लिए बनी थी, फाइट करने के लिए बनी थी। इसकी फॉर्मेशन जो है ये हुई थी 1956 में एज इन्फोर्समेंट यूनिट। तब इसका नाम ईयू होता था, इन्फोर्समेंट यूनिट। 1957 में इसका नाम चेंज हो जाता है 1957 में, और इसका नाम पड़ जाता है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट नाम पड़ जाता है इसका। ठीक है, पहले ये आती थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर, फिर 1960s में जो है वो इसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया और ये किसके अंडर आने लगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने लगी। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, ये मल्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें चेंज हुई थी, वो हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ था। फिलहाल आपको क्या पता चल गया? ईडी कब फॉर्म हुई, इसका नाम क्या था, बाद में इसका नाम क्या चेंज हुआ। पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ हमारे पास इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती थी, फिर ये अब किसके अंदर आती है? डिपार्टमेंट ऑफ हमारे पास रेवेन्यू के अंदर, या फिर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती। ठीक है, मतलब सेंट्रल एजेंसी है ये बेसिकली। ईडी जो है वो कौन से लॉ इन्फोर्स कर सकती है, इन जो भी इसके अंदर आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, ईडी इन्फोर्स एक्ट, जो इन्फोर्स एक्ट जो है वो इन्फोर्स करती है ईडी। सबसे पहले तो आप देखिए फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज जो भी होता है उसको रेगुलाइज करने के लिए इसके पास 1973 में एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फिर इसको एक्सचेंज करके, एक्सचेंज नहीं बोल सकते हम इसको, जो है वो रिपील किया गया। फिर हमारे पास आया फेमा 1990 एक्ट। ठीक है, इसके अंडर ही जो है वो ईडी क्या है, हमारे पास एक स्टैट्यूटरी बॉडी कहलाती है। ठीक है, तब हमारे पास आया फेमा, जिसको मतलब जिसके अंडर ईडी की पावर्स जो है वो बढ़ा दी गई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिर हमारे पास ईडी के अंडर एक और चीज आ गई, दैट इज हमारे पास पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसके अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको रोकने के तहत ईडी को कुछ और पावर प्रोवाइड करवाई गई। फिर हमारे पास आता है दैट इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018। जब ये एक्ट आया तो ईडी के पास और पावर्स आ गई। ठीक है, और यहाँ से आपको पता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट जो है वो क्या होता है, हमारे पास जो भी भगौड़े होते हैं जो बाहर चले जाते हैं अपने देश में क्राइम करके, उनके लिए ये एक्ट बना था। और आप जान सकते हो कि बहुत सारे ऐसे, विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर थे। ठीक है, तो वो जो है वो अपने देश में घपला करके बाहर चले जाते हैं, तो पहले उनके लिए कोई एक्ट नहीं था, तो ये एक्ट देके ईडी को और इन्फोर्स किया गया। इसके अंदर, इसके तहत जो है ईडी एक और लॉ एक्ट करती है, दैट इज स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। ये किसके अंडर? हमारे पास कॉफी पोसा एक्ट के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो है वो है फेमा एंड हमारे पास पीएमएलए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। डन। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये सारे लॉ हैं जो ईडी के अंदर इन्फोर्स होते हैं। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये आपके प्री के लिए। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर फेमा एक्ट 1999। ठीक है, इसके अलावा ईडी की ज्यूरिसडिक्शन, ईडी की क्या क्या कर सकती है, ये सारी चीजें देखो। जो हमारे पास फेमा है, ठीक है, हमारे पास फेमा क्या है, हमारे पास फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है वो, जो जब लागू होता है, देखो होता क्या है, हमारे पास फेमा हो गया हमारे पास, उसके बाद हमारे पास पीएमएलए हो गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। ये एक्ट है क्या हमारे पास?
देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, आपको पता है कि कोई इंसान जो है वो यहाँ से भारत में बैठा बैठा जो है वो पैसा बाहर को ट्रांसफर करवा रहा है, ठीक है, और वो हवाला के तहत कैसे भी करके बाहर पैसा भेज रहा है, और फिर वो जो पैसा है वो वाइट करके वापस इंडिया में आ रहा है। तो यहाँ से वो क्या कर रहा है, यहाँ से वो अपना सारा पैसा निकाल रहा है। इससे क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी, और जब हमारे देश की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो इससे हमारी इकोनॉमी पे जब इफेक्ट पड़ रहा है तो ये एक क्या है, एक ऑफेंस है, इसको एक अपराध माना जाता है। तो इसके तहत जो है वो उन लोगों पे हम जो है वो जांच जो है वो कर सकते हैं ईडी के तहत, ठीक है। तो ईडी जो है ये दो तरीके से करती है। अगर तो कोई फॉरेन एक्सचेंज में कोई घपला हुआ है, देखो फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरेन एक्सचेंज के चलते श्रीलंका को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थे, वो बर्बाद हो रखी है, और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज जो है वो फॉरेक्स एक्सचेंज जो खत्म हो रखे हैं। तो फॉरेक्स एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मानो कि अब अगर आप यहाँ से कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो बाहर को, और आपको वापस में अब बाहर भेजे जा रहे हो, वापस कुछ नहीं आ रहा है, तो आपके फॉरेक्स एक्सचेंज पे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, ऑब्वियसली पड़ेगा। और कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग और जो हमारे पास ये इकोनॉमिक जो फॉरेन एक्सचेंज का जो सिस्टम है, इन पे जो है आप बोल सकते हो इन पे इनको जो है वो अपने अंडर लेती है ईडी, और जो कोई इन ऑफेंस को करता है, इन अपराधों को करता है, उनकी जो है प्रॉपर्टी जो है वो सील कर ली जाती है, ठीक है। और जो भी इनके तहत जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से अगर आपने कुछ एसेट बनाया है, घर बनाया, वो सब जो है वो आपके कब्जे में ले लिए जाते हैं अगर आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। ईडी ऐसे किसी को उठा के नहीं कर सकती है, उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, देन आफ्टर ईडी एक्शन लेगी, ऐसे ईडी एक्शन नहीं लेती है। और 1 करोड़ से ज्यादा अगर घपले की बात है तो ईडी एक्शन लेती है, उससे नीचे के घपले के लिए ईडी कोई एक्शन नहीं लेती, नहीं ले सकती है, नहीं ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कि अगर फेमा किसी पे, देखो केस अंडर फेमा जो है वो कहाँ पे जाते हैं, सिविल कोर्ट में, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं वो कहाँ जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एजेंसी हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर अ पर्सन और एनी अदर लीगल एंटिटी हु कमिट्स द क्राइम। ये किसी भी जिसने क्राइम कमिट किया है उसके अगेंस्ट इनके पास जो वो ज्यूरिडिक्शन की पावर होती है, ठीक है। और जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होगा उसको एक ऑफेंडर कहलाया जाएगा कि वो एक अपराधी है। इसके अलावा ईडी जो है वो सुओ मोटो के नॉट टेक एक्शन सुओ मोटो, मतलब अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है तो ईडी अपनी मर्जी से नहीं जा सकती। और ना ही ईडी, जब हमारे पास जैसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया था 2002 में और 2005 में ये इन्फोर्स्ड हुआ था, तो अगर 2005 से पहले किसी ने घपला किया है तो उसको ईडी नहीं देख सकती। ईडी का काम क्या है कि उससे पहले रेट्रोस्पेक्टिव चीजों से वो नहीं डील करेगी, 2005 के बाद जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आएंगे उनसे वो डील करेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो गई। और ईडी के तहत 2 हमारे पास वायलेशन होती हैं, अगर इनको वायलेशन किया है तो आपके ऊपर जो है वो चार्जेस लगेंगे, दैट इज फेमा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके तहत अगर आप लग रहे हो उनको कि आपने बहुत ज्यादा, फेमा के तहत क्या क्या वायलेशन हो सकती है, या तो आपके पास बहुत ज्यादा बाहर का फॉरेन करेंसी है, या तो आपने बहुत महंगे महंगे एसेट खरीदे हैं फॉरेन से बहुत ज्यादा, या हवाला के तहत आपका मनी ट्रांजैक्शन, ये सारे किसके अंडर आते हैं, हमारे इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये फेमा और हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है, ये ईडी जो है इन पे एक्शन बहुत अच्छे से लेती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर की, तो वो आपको पता है विजय माल्या हो गए, हमारे पास मेहुल चौकसी हो गए, उसके बाद हमारे पास कौन है, नीरव मोदी, ये सारे क्या थे, ऑफेंडर थे। यहाँ पे घपला करके बाहर रह रहे हैं तो उन पे जो है वो ऐसे देश में रहे जहाँ पे हम एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो हम पीछे से ईडी क्या करेगी, ईडी इनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, जो भी इनके नाम की प्रॉपर्टी होगी जिससे भी ईडी, वो सारी ईडी जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी। और ईडी तब तक काम करेगी जब तक ये चीजें जो है वो नहीं अपने कब्जे में ले लेती, और सारा जुर्माना जो इनके ऊपर लगा है 5 गुना या 3 गुना जो भी जुर्माना लगता है वो सारा जब तक इनसे वसूल ना कर। ये थी ईडी के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।